और आगे देखो, कहानी तो पता चल गई किसकी। चार्ल्स मैसन ने सबसे पहली बार रेलगाड़ी के विकास के दौरान पुरातत्व को लेके इंग्लैंड से खोज चालू की। उसका प्रभाव कहां पे मिला? भारत में मिला। और भारत में उस चीज को कौन बढ़ाया? जॉन मार्शल ने बढ़ाया। लॉर्ड डलहौजी जब रेलवे का विकास करना चाह रहे थे तब खुदाई चालू हुई, तो उन्हें पता चला अंग्रेजों की भारत में ऑलरेडी बहुत बड़ी सभ्यता रह चुकी है। उन्होंने उस बात को प्रारंभ में दबाया। 1903 में जब लॉर्ड कर्जन ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बनाया, जिसका पुरातत्व संग्रहालय बनाया, कहां पे? बंगाल में बनाया। उसके बाद जॉन मार्शल एक्टिव हुए और जॉन मार्शल राय बहादुर दयाराम साहनी के साथ मिलकर पहली बार स्थल खोजा, जिस स्थल को क्या कहा गया? हड़प्पा कहा गया। और हड़प्पा ही उस सिंधु घाटी सभ्यता का कैसा स्थल था? प्रथम स्थल था। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा महत्वपूर्ण स्थल कौन सा था? मोहनजोदड़ो, जिसे किसके साथ खोजा? राखल दास बनर्जी के साथ खोजा। बच्चों, लोथल भी पूछता है रंगनाथ राव किसने खोजा था, उसकी लिस्ट अभी आपको हम बताएंगे, ये समझ लीजिए। व्यापार के लिए कौन कौन सी सभ्यता? तो नील की सभ्यता, दजला फरात की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की समकालीन सभ्यताएं थी, जहां सिंधु घाटी सभ्यता क्या करते थे? व्यापार करते थे। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हुआ करते थे बच्चों, वो दो हिस्सों में बढ़ते थे। पश्चिम में अभिजात्य वर्ग के नगर और पूर्व में सामान्य वर्ग के लिए नगर। दक्षिण में क्या था? दाह संस्कार स्थल और कब्रिस्तान स्थल। और उत्तर में क्या था? देवीय स्थल था। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अच्छी जल प्रबंधन प्रणाली कहां? धौलावीरा। धौलावीरा की दूसरी खासियत क्या? वो 3 हिस्सों में बटा था। नगरीय सभ्यता सबसे अच्छी कहां? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। सबसे वृहद स्थल कौन सा? राखीगढ़ी। बंदरगाह स्थल कौन सा? लोथल। औद्योगिक नगर कौन सा? चन्हूदड़ो। क्या मिले? कारखाने और झुक्कड़ झाकड़ संस्कृति और वक्राकार ईंटें कहां से मिली हैं? सब हाँ, चन्हूदड़ो से मिली। कल या परसों से आपकी किताब अवेलेबल हो जाएगी, आप किताब ले सकते हैं। 5 किताब तो हो ही जाएगी। चलिए बच्चों, एक बार जितनी कहानी है ना उसको मोटा मोटा पढ़ लेते हैं। चार्ल्स मैसन ने, यही मैं बताया हूं, अब उसको जो जो रहेगा आप देखें। चार्ल्स मैसन ने 1826 में सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेषों का उल्लेख किया, जिसका विस्तृत वर्णन उसकी 1842 में प्रकाशित पुस्तक में मिलता है। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक सर जॉन मार्शल, मैंने बताया था ना जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल के निर्देशन में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने पंजाब में हड़प्पा में खुदाई करके इस सभ्यता के प्रमाण प्राप्त किए। ठीक इसके एक वर्ष बाद 1922 में राखल दास बनर्जी ने सिंध प्रांत के लरकाना जिले में मोहनजोदड़ो की खोज की, जिससे इस सभ्यता के एक और प्रमुख केंद्र का पता चला, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है। उनकी अवस्थिति के आधार पे और सबसे पहले खोदे गए स्थल के आधार पे उनकी 2 राजधानियां निर्धारित की गई। कितनी राजधानियां निर्धारित की गई? 2 राजधानियां निर्धारित की। अगर आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता करना है तो आप 2 तरीके का प्रयोग कर सकते हैं, या तो उनका पुरातात्विक साक्ष्य देखें या तो उनका साहित्यिक साक्ष्य देखें। क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के साहित्यिक साक्ष्य ज्यादा नहीं मिलते हैं, तो हमें पुरातात्विक साक्ष्य पे ज्यादा विश्वास करना पड़ता है। पुरातात्विक मतलब कोई चीज को सामने से देखोगे तो ज्यादा समझ में आता है, बजाय किताब में लिखा हुआ। ठीक है। तो पुरातात्विक स्रोत में खुदाई से प्राप्त नगर योजना, औजार, मुद्राएं, मूर्तियां एवं अन्य भौतिक अवशेष शामिल हैं, जो ये बताते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता कैसी रही होगी। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता अपने समकालीन अन्य प्राचीन सभ्यताओं जैसे, सबका मैंने बताया, अभी नाम बताया, मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरियन सभ्यता, इराक, मिस्र की सभ्यता, फारस की सभ्यता, ओमान, बहरीन, रोम की सभ्यता के साथ क्या थे? व्यापारिक संबंध थे। अब देखो, जो क्वेश्चन पूछता है, मेसोपोटामिया के लोग सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा कहते थे। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग को मेसोपोटामिया के लोग क्या बोलते थे? मेलुहा नाम से जानते थे। जबकि यूनानी लोग इसे सिंडोन, क्या? सिंडोन की सभ्यता कहते थे। किसकी सभ्यता? सिंडोन की सभ्यता कहते थे। अच्छा, कपास उत्पादन का सबसे पहली बार श्रेय किसको जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है। किसकी आता है? सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का मैंने टाइम पीरियड क्या बताया था? 2500 से 1700 बीसी, जो कि एनसीईआरटी का डेटा है। ये देखिए, बोलने को तो जॉन मार्शल ये बोलते हैं, कारण 14 ये बोलती है, लेकिन एनसीईआरटी ये एक्सेप्ट करते, तो हमें एनसीईआरटी की बेसिस पे चलना है। ठीक है, आगे बढ़े। देखिएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के 4 स्थल आलमगीरपुर, दैमाबाद, सुतकांगदोर और मांडा। बताया था ना अभी, मांडा चिनाब नदी, और चिनाब एक्चुअली क्या है? झेलम नदी लिखा है बच्चों, यहां पे चिनाब होगा।
झेलम किसकी सहायक नदी है? चिनाब की। किसकी सहायक नदी है? अरे झेलम चिनाब की सहायक नदी है। जितनी भी छोटी नदियां सबकी सहायक नदी कौन है? चिनाब। तो चिनाब की एक सहायक नदी झेलम, चिनाब की दूसरी सहायक नदी रावी, चिनाब की तीसरी सहायक नदी सतलुज। सब किसी सहायक नदी? चिनाब। चिनाब आप ऑप्शन में मारिएगा, झेलम ने। सुल्तानगौर कौन सी नदी किनारे? दाश्त। दैमाबाद कौन सी नदी किनारे? गोदावरी। आलमगीरपुर कौन सी नदी किनारे? हिंडन। बताया था ना अभी, ऐसे नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। आलमगीरपुर, हिंडन नदी। हिंडन नदी। मांडा कौन सी नदी? चिनाब। दैमाबाद कौन सी नदी? गोदावरी। सुतकांडोर कौन सी नदी? दास। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। ठीक है, अब आगे देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल, ये मैंने बताया आपको, ऐसी तो बताया था, सुरत, गोई, मुंडी, गौक, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, कोट दीजी, आमरी कोट, बालाकोट और सुतकांगो। ठीक है, ये मांडा, राखीगढ़ी, बनावली कहाँ है? हरियाणा में। कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। लोथल, सुरकोतरा, रंगपुर, धौलावीरा गुजरात में। आलमगीरपुर यूपी में। दैमाबाद महाराष्ट्र में। और ये जम्मू एंड कश्मीर में। इसके अलावा एक और जगह मैंने बताई है, रोपड़, कहाँ? पंजाब। आपकी बुक में इसी ऑर्डर में मिलेगा, उसको ऐड करते चलिएगा, देखते चलिएगा। ठीक, हड़प्पा कालीन सभ्यता को मैंने बताया था ना, 14 लाख किलोमीटर बताया था, पर आपकी बुक में 13 लाख किलोमीटर लिखा होगा, तो 13 लाख किलोमीटर लिखा हुआ है। देखो लंबाई चौड़ाई के हिसाब से आप ये समझिएगा कि 1400 किलोमीटर लंबा और 1600 किलोमीटर कैसा था? चौड़ा था। यानी ऐसे लंबाई कितनी है? 1600, ऐसे लंबाई कितनी है? 1400। सिंधु घाटी सभ्यता का ट्राइगोनल शेप बना है, तो ट्राइंगल में कितना है? ऊपर, नीचे से ऊपर, नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ कितना है? 1400, और ईस्ट टू वेस्ट कितना है? 1600। याद रहेगा। और टोटल एरिया कितना है? लगभग 14 लाख किलोमीटर के आसपास। और कैसा है? ट्राइंगोनल, त्रिभुजाकार आकृति का है। कौन सी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता? कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोलते हैं? हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं, कांस्ययुगीन सभ्यता बोलते हैं, नगरी सभ्यता बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। 4 नाम बोलते हैं। ठीक है, पढ़ो इसको, सब बता चुका हूं, ये जो लिखा है सामने। आगे बढ़े, लिखा भी तो बताया मैंने सब चीज। लोकतांत्रिक यानी प्रजातांत्रिक यानी जनता का शासन था ना, जनता डिसाइड करती थी। देखो ये भी पढ़ो। सामान्यतः 2 हिस्सों में बटे हुए थे। पश्चिमोत्तर हिस्सा ऊंचे दुर्ग और ऊंचे किलों में बनाया गया था। चबूतरे देखो ऊंचा बनाया। इस डायग्राम को ऐसे कर देना, ये इधर वेस्ट है, ये वेस्ट है, इधर ईस्ट है। फोटो खींचने में ऐसा है। देखो सामान्य स्थल जो है चौड़ा है, पश्चिम का स्थल क्या है? ऊंचा है, थोड़ा छोटा है। ये अभिजात्य वर्ग लिखा है बच्चों। अच्छा, अभिजात्य वर्ग में कौन कौन आते हैं बच्चों? तो ब्राह्मण आते हैं, जिसे वो पुरोहित बोलते हैं, और व्यापारी वर्ग आते हैं। शासक वर्ग इसके बाद पैदा होंगे। तो ये अभिजात्य वर्ग में आते हैं बच्चों। किस में आते हैं? अभिजात्य वर्ग, एलीट क्लास। पश्चिमोत्तर में जनसंख्या घनत्व कम और पूर्वोत्तर में जनसंख्या घनत्व क्या था? अधिक था। लिखा है ना। आप कॉन्सेप्ट पकड़ लो, आप अपने आप पढ़ लोगे तो समझ आ जाएगा। आगे बढ़े। हाँ बोल दो जल्दी। वही कहानी लिखी है, बच्चों जैसा नहीं करना है। सिंधु घाटी सभ्यता देखो ग्रिड पद्धति पर आधारित। ग्रिड पद्धति का मतलब होता है जाली नुमा आकृति। क्या होता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के भवन निर्माण कैसे पर आधारित थे? ग्रिड पद्धति पर आधारित थे। इनकी सड़क कैसी थी? समकोण थी। मकान के कुछ कमरों के अलावा रसोई घर था, उनमें रोशनदान था। रसोई के ऊपर ये रोशनदान कहलाता है। ये सब रोशनदान। ठीक है, साथ ही साथ पश्चिमोत्तर भाग में लगभग बड़े मकान में आंगन के साथ साथ जल संग्रहण हेतु क्या था? कुआं था। प्रत्येक घर में कुआं। सोचो कितने ज्यादा सभ्य लोग थे आज से 5000 साल पहले। अब देखो सड़कों के किनारे पक्की ईंटों की नालियां बनाई गई थी। इन नालियों में जल एक निश्चित टैंक में संग्रहित होता था। बताया ना अभी, नालियां बनाई गई थी, पक्की ईंटों की बनाई गई थी।
ठीक है। तो देखो जो आप ये पढ़ रहे हो ना बच्चों, जब सिंधु घाटी सभ्यता में हम कैसे तोड़ तोड़ के पढ़ते, तो अभी आप क्या देख रहे हो, भौगोलिक विस्तार देख रहे हो। क्या देख रहे थे अभी तक, भौगोलिक विस्तार। समय काल क्या था, 2500 से 1700 बीसी। राजनीतिक स्थिति क्या होगी, तो राजनीतिक, जैसे कल मैंने बताया था ना, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ेंगे तो हम तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कब से कब की थी, फिर हम पढ़ेंगे भौगोलिक स्थिति, फिर हम पढ़ेंगे राजनीतिक स्थिति। तो राजनीतिक स्थिति का मतलब होता है बच्चों कि वहां राजनीति कौन डिसाइड करता था, तो जनता डिसाइड करती थी। कौन डिसाइड करता था, जनता। ठीक है, तो देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक स्थिति। सिंधु घाटी सभ्यता में व्हीलर नाम के एक इतिहासकार हैं जो बोलते हैं वहां कैसा शासन था, लोकतांत्रिक शासन था। तो अर्नेस्ट मैकल कैसा बोलते हैं कि उसमें कुछ लोग अभिजात वर्ग के लोग थे जो एक साथ डिसाइड करते थे, और प्रतिनिधि शासन, मतलब वो डिसाइड करते कि शासन कैसा चलाना है। पर अंत में जो माना जाता है वो ऐसा शासन माना जाता है कि लोकतांत्रिक शासन था, जिसमें वाणिज्यिक व्यापारियों का क्या था, प्रभाव था। तो देखो इतिहासकारों के अनुसार अंतिम निष्कर्ष यह निकाला गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में राजतंत्र नहीं था, कोई एक व्यक्ति नहीं करता था, वाणिज्य था। व्यापार की हलचल ज्यादा होने की वजह से यह कहा जा सकता है कि यहाँ निश्चित रूप से व्यापारी लोगों का प्रतिनिधित्व तो ज्यादा था। लोकतांत्रिक शासन था, लेकिन किसमें प्रभाव किसका ज्यादा था, व्यापारियों। समझिए क्या बोलना चाह रहा है। अरे व्यापारी का प्रभाव नहीं होता ना ज्यादा, पश्चिम के जो मकान है ना वो ऊंचे नहीं बने होते, सब समान होते। पश्चिम के मकान कैसे बने थे, ऊंचे बने थे। ठीक है, राजनीतिक व्यवस्था समझ में आया। बच्चों आगे देखोगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक, तो समाज को पढ़ने के लिए जो मैं बता रहा हूं पहले आप उसको देखो। किसी भी समाज को, अगर किसी भी सभ्यता के समाज को देखना है बच्चों तो ऐसे देखना होगा। समाज में ना कितने तरीके की चीज होती है, 3 तरीके की चीज होती है। तो अभी तो यहाँ पे आप ऐसे देखोगे, एक समाज में ये होता है निम्न वर्ग के लोग, और एक होता है उच्च वर्ग के लोग, मध्यम भी होता है। तभी हम 2 ही बताएंगे। यहाँ पे समाज 2 हिस्सों में बंटा। उच्च वर्ग में कौन कौन आ गया है, तो पुरोहित आ गया, शासक आ गया और व्यापारी आ गया है। और सामान्य वर्ग में कौन सा आ गया है, जो मजदूर काम कर रहा है या सेवा भाव से काम कर रहा है, सेवा कार्य कर रहा है। साथ ही साथ जब भी आप किसी समाज को देखो तो समाज में आपको क्या देखना पड़ता है, समाज में देखना पड़ता है महिलाओं की स्थिति। और जब भी महिला दिमाग में आती है तो महिला, इतिहास में महिला अगर दिमाग में आती है तो महिला को लेकर 4-5 पैटर्न में आंसर करना। पहला तो ये कि उसको शिक्षा का अधिकार है कि नहीं, दूसरा ये कि कहीं बाल विवाह प्रणाली तो नहीं है, तीसरा ये कहीं पर्दा प्रथा तो नहीं है, चौथा ये कहीं वेश्यावृत्ति तो नहीं है, पांचवा ये कि विधवा पुनर्विवाह की सुविधा दिया था कि नहीं वो समय, क्या सती प्रथा तो नहीं थी। ठीक है, और महिलाओं की स्थिति जब बूढ़ी हो जाती है तो बूढ़ी महिला की स्थिति, महिलाओं को संरक्षण था कि नहीं था। जब भी महिला को आप पढ़ेंगे समाज में तो इतने हिस्सों में तोड़ के पढ़ेंगे। तो जब भी आंसर लिखना होगा तो ऐसे लिखेंगे, जैसे आपको मेंस आंसर राइटिंग करना है। सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 2 वर्गों में बटा था हुआ था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। देखो इसको मैं लिख रहा हूं, अब लिख रहा हूं, सेंटेंस लिख रहा हूं, कॉपी में लिखना चालू कर रहा हूं। इस सिंधु घाटी सभ्यता का समाज 2 वर्गों में बटा हुआ था, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में ब्राह्मण, पुरोहित और शासक एवं व्यापारी वर्ग लोग आते थे, जबकि निम्न वर्ग में सामान्य सेवा भाव एवं मजदूर वर्ग के लोग आते थे। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक समाज था। कैसा था समाज, मातृ सत्तात्मक समाज था, यानी कि महिला की स्थिति अच्छी थी, मातृ सत्तात्मक समाज था। कैसा समाज था, मातृ सत्तात्मक समाज था। सिंधु घाटी सभ्यता में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार था, बाल विवाह की कोई प्रणाली पता नहीं चलती है, पर्दा प्रथा, वेश्यावृत्ति के कोई साक्ष्य नहीं देखने को मिलते हैं, सती प्रथा उस समय आई ही नहीं थी। कुल मिला के महिला सर्वोपरि थी, महिला के डिसीजन के आधार पर ही सिंधु घाटी सभ्यता के मैसिव डिसीजन लेते थे। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रजाति, सिंधु घाटी सभ्यता में स्पेशली कॉकसाइड, प्रोटोअस्ट्रोलाइड प्रजाति के लोग रहते थे। अब ये कॉकसाइड, प्रोटोअस्ट्रोलाइड कब समझ में आएगा, जब आप पहला क्लास अटेंड किए रहोगे तो आपको समझ में आएगा 6 तरीके की प्रजाति होती है, इस प्रजाति में ये चीजें होती है। मैंने बताया था ना, सब कुछ बताया, मुंह से निकला हुआ एक भी बात ऐसा नहीं है जो पहले की क्लासेस से जुड़ा हुआ नहीं। ठीक है, तो देखो ये इस तरीके से क्या बताएगा इसका समाज। अब इसमें समाज का दूसरा हिस्सा आ जाता है सामाजिक कुरीतियां। सामाजिक कुरीतियों में ये आ जाता है बच्चों
कि यहाँ पे चोरी तो नहीं थी, डकैती तो नहीं थी। इन सब चीजों को हम देखेंगे। देखो आपकी जब बुक देखोगे ना, बुक, इस बुक में क्या क्या है देखो, इस बुक में जब आप इस बुक को पढ़ोगे, इस बुक की खासियत बता, ये बुक बहुत ही शानदार तरीके से बनाई गई है। जिसने बनाया है उसको पता है कैसे बुक बनाई गई। इस बुक को जब आप पढ़ोगे तो इस बुक में आप समाज पढ़ोगे तो सबसे पहला वर्ड लिखा है सत्ता। ये कीवर्ड है। समाज को लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? सत्ता। सत्ता के बाद क्या लिखा गया? नारी की स्थिति। फिर क्या लिखा गया है? वर्ण व्यवस्था। फिर क्या लिखा गया है? मानवीय प्रजाति। फिर सामाजिक कुरीतियां, फिर मनोरंजन। तो देखिए हर एक पॉइंट का मतलब क्या होता है। सत्ता मतलब कौन सी सत्ता? मात्र सत्तात्मक समाज, यानी महिलाओं की स्थिति अच्छी। नारियों की स्थिति कैसे? तो इसमें लिखा है कि महिलाओं को देवीय दर्जा दिया जाता है। कौन सा दर्जा दिया जाता है? देवी। वर्ण व्यवस्था कहती, तो इस समय कोई भी वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था का फिनोमिना कब आया है? उत्तर वैदिक काल में। वर्ण व्यवस्था का कॉन्सेप्ट कब आया है? उत्तर वैदिक काल। मैंने बताया था ना, सबसे पहले पाषाण काल आएगा, पाषाण काल के बाद सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल के बाद उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में पहली बार लोग कैटेगरी में बांटना चालू किए लोगों को, समझ गया, कर्म के आधार पे। और कर्म के आधार के बाद फिर वो कैसा हो गया? जाति के आधार पर। जाति के आधार के बाद कैसा हो गया? वंश के आधार पर। तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। कोई ये तो बता दे कि बीसीसीआई का अध्यक्ष अमित शाह या आईसीसी का अध्यक्ष अमित शाह कैसे हो सकता है, जिसने कभी बैट और बॉल देखा ही नहीं, लेकिन है अध्यक्ष। रोहित शर्मा के साथ वर्ल्ड कप का कप उठाता है। आईसीसी का चेयरमैन तो सौरव गांगुली को होना चाहिए था, एमएस धोनी को होना चाहिए, या इतने सारे ग्रेट प्लेयर है ना। तो आप समझो कि राजा का बेटा ही राजा बन रहा है। तो ये जो है, ये प्रणाली कब से आ रही है? प्राचीन काल में धीरे 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 चीजें बनना चालू हो जाती है। तो देखिएगा, अब देखिए, अच्छा इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के समाज को हम तोड़ के जब समाज को पढ़ेंगे, सामाजिक व्यवस्था को, तो पहला कीवर्ड क्या याद रखेंगे? सत्ता। इसको सिनॉप्सिस बोलते हैं बच्चों। अंदर क्या लिखना है आपको याद करना ही नहीं, आप लिख लोगे 100%। बस आपको ये याद होना चाहिए कि पहला पॉइंट सत्ता बोलूंगा, दूसरा पॉइंट नारी की स्थिति बोलूंगा, तीसरा पॉइंट वर्ण व्यवस्था बोलूंगा, चौथा पॉइंट मैं मानवीय प्रजाति बोलूंगा, पांचवा पॉइंट सामाजिक कुरीति बोलूंगा, छठवां पॉइंट मनोरंजन बोलूंगा। तो देखो सत्ता पढ़ो, कैसे सत्ता है? परिवार सबसे छोटी इकाई, मैंने बताया था ना, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या? परिवार। परिवार प्लस परिवार क्या? कुल। कुल प्लस कुल क्या? बताओ, कुल प्लस कुल बताया तो था। अरे बताया था ना जब महाजनपद तक ले गया था कि परिवार के मतलब समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार। परिवार प्लस परिवार मिलके क्या बनता है बच्चों? कुल। कुल प्लस कुल मिलके क्या बनता है? 20। 20 प्लस 20 मिलके क्या बनता है? जन। जन और जन मिलके क्या बनता है? महाजनपद। महाजनपद का प्रमुख राजन, 20 का प्रमुख विश्वपति, कुल का प्रमुख कुलुप, और परिवार मतलब परिवार का प्रमुख मुखिया। अरे बताया था, नहीं बताया था? ध्यान दोगे तो याद रहेगा। तो कौन कौन व्यक्ति आ गया? पुरोहित व्यक्ति आ गया उच्च वर्ग में, व्यापारी आ गया, योद्धा आ गया, इधर कृषक आ गया, श्रमिक आ गया। महिलाओं को किसका दर्जा? देवी का दर्जा। प्रजाति कैसे थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियां थी। क्यों? क्योंकि व्यापार करते थे ना, तो कुछ लोग ट्रेवल करते थे। तो भूमध्य सागरी, भूमध्य सागर कोई फारस की खाड़ी, नील, जल्दा, फरात की सभ्यता बताए। मंगोलियन अपने चाइनीज भाई लोग, अल्पाइन यानी ऊपर के लोग, और भारत के खुद के लोग क्या थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलैंड। क्या थे? प्रोटो ऑस्ट्रेलैंड। कहीं कहीं पर पर्दा प्रथा और वैश्यावृत्ति थी। इस सभ्यता के लोग अंधविश्वासी थे, सामाजिक कुरीतियों में आ गया। इस सभ्यता के लोग मनोरंजन हेतु क्या करते थे? शिकार करते थे। पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, जैसे आप जगदलपुर जाओगे ना, जगदलपुर में एक मुर्गा लड़ाई चलता है। हमारे साथ एक फैकल्टी थे, वो अपना ब्लॉग चलाते थे यूट्यूब का, तो मुर्गा लड़ाई का पिक्चर खींचे, वीडियो खींचे, है ना, उसको यूट्यूब में अपलोड किए। उनका यूट्यूब चैनल बैन हो गया कि आप नहीं कर सकते अपलोड। तो आप समझ रहे हो कहने का मतलब क्या है कि पशुओं को लड़ाना, शतरंज, पासा इत्यादि शामिल था। इसके अलावा असंख्य मिट्टी के खिलौने, सामूहिक खेल की जानकारी भी मिलती है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, धौलावीरा एकमात्र ऐसा स्थल है जहां खुला खेल का मैदान प्राप्त हुआ। मतलब धौलावीरा नवीन स्थल है, सबसे उचित जल प्रबंधन प्रणाली है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट मिल गया कि एक ग्राउंड मिला है। समझ गया? समझ आ रहा कि नहीं आ रहा?
आर्थिक जीवन को, हाँ बच्चों, जब सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक जीवन को हम पढ़ेंगे तो 3 पार्ट में तोड़ेंगे, कृषि, पशुपालन और व्यापार। तो देखिए, जब सिंधु घाटी, मैंने ये बताया है आपको